So, welcome to my channel, which is Learn and Gain. So, in this video, I am going to explain the organization behavior. इस वीडियो में मैं आपको organization behavior के बारे में बताऊंगी. So, let's start with the introduction. So, as we know that in the organization, human assets are the foundation of any company. They are the backbone of an organization who help in maximizing profit and wealth of the organization. सो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन एसेट होते हैं वो फाउंडेशन ऑफ एनी कंपनी होते हैं. अगर ह्यूमन एसेट नहीं है मीन्स ह्यूमन रिसोर्स अगर हमारे पास नहीं है तो ऑब्वियसली हमारी जो कंपनी की प्रॉफिट है और ग्रोथ उन पर ही डिपेंड करती है. अगर ह्यूमन एसेट नहीं है तो हमारी कंपनी ग्रोथ नहीं होगी. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the organization or manager to make them happy, which ultimately help them in achieving the set goal. So ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या हायर पोजीशन पे जो भी कंपनी को मैनेज करता है मैनेजमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे उस ह्यूमन एसेट को या रिसोर्स को हैप्पी रखे ताकि वो अल्टीमेटली हेल्प करे उसे अचीविंग द गोल ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से दैट they can achieve together a target goal. So when we talk about the organization behavior, then we are talking about the human resource behavior because they belongs to different culture, states, background, etc. So हम organization behavior पढ़ रहे हैं तो जब भी organization की बात आती है तो human asset आते हैं, people आते हैं, क्योंकि अब जो ह्यूमन एसेट होते हैं सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, बिलोंग करते हैं, कल्चर के होते हैं, द लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, बैकग्राउंड इज़ डिफरेंट एंड द लुकिंग अ पर्टिकुलर situation is different, like everyone has their own views and perception to see a particular problem. So organization behavior हम इसलिए पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का बिहेवियर कैसा है, वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करता है, कैसे परसीव करता है, क्योंकि हमें पता है सारे ह्यूमन रिसोर्स जो भी होते हैं वो अलग अलग कल्चर, स्टेट एंड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. इसीलिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट विद द डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स. सो इसमें मैं आपको सिर्फ दो ऑथर्स की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की है. फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट, कैथ डेविस ने दी हुई है एंड व्हाट ही सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर is the study and application of knowledge about how people act within organization. So कैट डेविस ने क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है. तो उसने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हम अंदर स्टडी करते हैं कैसे हम लोगों के बारे में जान सकते हैं, कैसे लाइक सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, सबका अलग अलग लाइक परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इज़ डिफरेंट. सो कैसे हम इन सब का उनके बिहेवियर का की नॉलेज को लेकर उनका एप्लीकेशन मीन्स यूज़ कर कर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को एंड वेल्थ को. सो कैडेविस ने ये बताया है कि इट इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन की एक इंसान या ह्यूमन एसेट कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं. सो अब सेकेंड डेफिनेशन जो है रैमन जे एल्डेक एंड आर्थर पी ने दी थी. उन्होंने क्या कहा था, ही सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ ब्रांच ऑफ द सोशल साइंस. सो उन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है सोशल साइंस का एक पार्ट है. क्यों सोशल साइंस हमने क्यों कहा, क्योंकि सोशल साइंस मीन्स सोशल मीन्स सोसाइटी जिसमें लोग रहते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ब्रांच ऑफ द सोशल साइंस दैट सीक्स टू बिल्ड थियरीज दैट कैन बी अप्लाइड टू प्रिडिक्टिंग एंड understanding and controlling, predicting, understanding and controlling behavior in work organization. सो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो एक सोशल साइंस का पार्ट है एंड जिसके अंदर हमारे पास बहुत से बड़ी थ्योरीज रहती है जिसको हम अप्लाई करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वो पर्टिकुलरली बिहेव करे ताकि वो कंपनी के लाइक इन फेवर में काम हो. So in an organization behavior, we study about the behavior of a human asset, that how they behave in an organization setting. So
इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम किस लिए पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कैसे एक ह्यूमन एसेट परफॉर्म करता है या एक्ट करता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. सो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करके उनकी थ्योरीज़ को अप्लाई करके हम उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि उन सब की जो बिहेवियर है इस तरीके से हम कन्वर्ट करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करे. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इवोल्यूशन हुआ कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हमारे पास है, बुक भी है, हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं. देखिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर होता है, एक पूरा सिस्टम की तरह चलता है, फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है. सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में कैसे आया, सो इसका इवोल्यूशन जो हुआ पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में. सो देखते हैं अब इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसे हुआ. So organization behavior came into existence after the management theory which explained below. आप अगर मेरी वीडियोस में देखेंगे तो मैंने अपने पुरानी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है कि मैनेजमेंट थ्योरीज़ क्या हैं. सो मैनेजमेंट थ्योरीज़ की वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है या डिसिप्लिन के रूप में आया है. F.W. टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के उन्होंने दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं F.W. टेलर को. उन्होंने ये सब मैनेजमेंट थ्योरीज हैं बहुत सारी जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है कैम इनटू एग्जिस्टेंस. सो F.W. टेलर हु इज़ द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वेयर he defined that work should be divided according to the worker's competence and defined that workers should be trained whenever there is a introduction of new system or technology in the organization. So F.W. टेलर ने पहले क्या बताया कि देखो, अगर मैं मैनेजमेंट थ्योरी को थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैनेजमेंट थ्योरी आई क्यों थी, क्योंकि पुराने ज़माने में इन द इंडस्ट्रियल एरिया वर्कर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे क्योंकि उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, एज अ टूल इस्तेमाल किया था, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो अपना ट्रेड यूनियन बनाने लगे. तो इस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इन्होंने थ्योरीज दी कि इस तरीके से कि हमें जो ह्यूमन है उनको एक एसेट की तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि रिसोर्स है वो हमारा एज अ टूल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. तो F.W. टेलर जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, उन्होंने थ्योरी दी वेयर ही डिफाइंड दैट वर्क जो काम है उससे इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, वर्कर्स के कॉम्पिटेंस, उसके स्किल्स, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें किसी भी वर्क को डिवाइड करना चाहिए. अगर हम वो काम हम किसी को नहीं दे सकते जिसके उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है. एंड जब हम किसी इंट्रोडक्शन या चेंज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें वर्कर्स को सबसे पहले ट्रेन करना चाहिए, देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट चेंजेस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लासिकल थ्योरीज थी, हेनरी फ्योर्ड ने दी थी, हैज़ डिफाइंड दैट वर्कर्स शुड हैव वन बॉस फॉर अ वर्क एंड रिपरेशन शुड बी फेयर. सो इन शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि क्लासिकल थ्योरी में हेनरी फ्योर्ड ने क्या बताया था कि वर्कर के जो बॉस होता है वो एक ही होना चाहिए. एक एम्प्लॉय का बहुत सारे बॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कंफ्यूज रहेगा, उसे समझ में नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट आएगा. ठीक है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को कोई काम दोगे तो वो काम को अच्छे से करेगा, लेकिन अगर 4 बंदे एक ही बंदे को काम देंगे तो वो सारे काम करने की वजह से उस किसी भी एक प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर पाएगा. तो उन्होंने क्या बताया कि वर्कर शुड हैव ओनली वन बॉस एट अ टाइम फॉर अ वर्क एंड रेम्यूनरेशन जो भी दी जाए एम्प्लॉय को वो फेयर होनी चाहिए. क्योंकि पहले क्या होता था, एम्प्लॉय की नॉलेज और होता था ना लोअर पोजीशन पे हायर पोजीशन सैलरी सेम ही होती थी. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी जो भी है कंपनसेट किया जाता है किसी एम्प्लॉय को, वो शुड बी फेयर होना चाहिए. शुड बी फेयर मीन्स अगर किसी को नॉलेज ज़्यादा है, स्किल्स ज़्यादा है, कॉम्पिटेंस ज़्यादा है, देन दे शुड बी कंपनसेट बाय हायर पे और स्केल. ठीक है, अब आता है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट. से ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आया, उसके बाद ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो एल्टन मायो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हाथों ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मनी ही एक फैक्टर नहीं है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है. सोशल फैक्टर्स मीन्स अगर उसके फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छा उससे इफेक्ट करता है, अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है, ग्रुप अच्छा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी हायर है. इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और हायर होती है कंपेयर देन जब इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी कम है.
सो ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट जो है एल्टन मायर ने दिया है, हैज़ गिवन द आथन स्टडी टू एक्सप्लेन दैट इन द ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिलेशनशिप विद मेंबर आल्सो इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। अगर उनका सोशल रिलेशनशिप मीन्स एक इंटर रिलेशन, इंटरपर्सनल कह सकते हैं, इंट्रापर्सनल कह सकते हैं, दो बंदों के बीच में का रिलेशनशिप, और जब वो किसी एक ग्रुप में 5 बंदों के साथ एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करे तो उनका रिलेशनशिप भी एक प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट को इफेक्ट करता है। एम्प्लॉय सेंटर्ड आल्सो गिव द इफेक्टिव रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एम्प्लॉय पे फोकस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी होता है हायर होगा। सो इस तरीके से बहुत सारे हैं। देन सिस्टम अप्रोच आया कि सिस्टम अप्रोच में ये बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ओपन सिस्टम होता है, लाइक वो जो है लाइक एक्सटर्नल फैक्टर से भी डील करते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, कस्टमर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। सो ये सब भी इन्फेक्ट करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को। सो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज, मैनेजमेंट थ्योरीज थी जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी थी। देन हमें ये रियलाइज़ हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन का कि वो कैसे एक्ट करता है ये भी डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है। सो इस तरीके से इवेल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हुआ था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के एलिमेंट्स क्या हैं। अब एलिमेंट्स जैसे हैं पीपल, ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिस्टम, जैसे डेफिनेशन में आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम मीन्स हम ह्यूमन की बात करते हैं तो सोशल सिस्टम आ जाता है। दिस इज कॉल्ड सोशल सिस्टम बिकॉज वी इंटरेक्ट विद द पीपल एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप विच इज मेड, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी ग्रुप बने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस लिए बनाया, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इन अ इफेक्टिव मैनर। ऑर्गेनाइजेशन गोल जो हम इफेक्टिव मैनर में अचीव करना चाहते हैं, इसलिए फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप बनाए जाते हैं। इसीलिए एलिमेंट है पीपल, क्योंकि ये ही मेन है बेस ऑफ टू स्टडी दिस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देन हमारा नेक्स्ट है पॉइंट एलिमेंट स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि हमें पता है दिस इज नोन एज फॉर्मल रिलेशनशिप which made under the manager so that they can work together and coordinate with each other to get the common goal of organization which help the organization to achieve the target goal in effective manner। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक सिस्टमेटिक तरीके से हर सीक्वेंस में एक किसी वर्क को डिवाइड किया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है, ये फॉर्मल रिलेशनशिप बनाया जाता है कि ये एम्प्लॉय अपनी प्रोडक्टिविटी या आउटपुट के लिए इस लाइक डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये डिपार्टमेंट अकाउंटेबल होगा। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया ताकि कोई एक वर्क है उसका बर्डन किसी एक पर्टिकुलर बंदे पे ना रहे, सारा जो है स्ट्रक्चर के थ्रू रहेगा, जिससे हमारी इफेक्टिविटी मतलब हमारा जो आउटपुट है वो वी कैन अचीव इन द इफेक्टिव मैनर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ऑब्वियसली अब हमें ये पता है कि ह्यूमन एसेट हमारे पास है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन एसेट आर यूजलेस। एंड व्हेन वी हैव द टेक्नोलॉजी और मशीन एंड टूल्स बट वी डोंट हैव द ह्यूमन एसेट, देन दैट लाइक टेक्नोलॉजी और टूल्स आर यूजलेस। सो ह्यूमन एसेट और टेक्नोलॉजी दोनों का साथ में होना ज़रूरी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मशीन से टूल्स है, तो उनको लाइक स्टार्ट करने के लिए किसी भी एक प्रोडक्टिविटी को या प्रोग्रेस को करने के लिए ह्यूमन एसेट की ज़रूरत होती है। तो टेक्नोलॉजी रेफर्स दी मशीन्स टूल्स विच आर यूज्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स टू परफॉर्म देयर टास्क। अब हर ह्यूमन को जो परफॉर्म किया वर्क दिया जाता है या परफॉर्मेंस उनसे उम्मीद रखी जाती है। अब किसी ऑफिस एम्प्लॉय की बात करते हैं तो अगर वो लाइक अकाउंटेंट है तो उसके पास एक लैपटॉप होगा, वो उसका टूल है या मशीन हो गया, तो जिसका वो इस्तेमाल करके अपने टास्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, और ह्यूमन को अपना वर्क करने के लिए टेक्नोलॉजी का उसकी ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसे, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ओपन सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, सो उसे इंटरेक्ट करना पड़ता है एक्सटर्नल फैक्टर से। इट डील्स विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच वी नोन एज अ गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर्स, ETC। सो वो इन सब इन्वायरमेंट से इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसे फेस करने होते हैं। सो ये एलिमेंट हो गए। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेचर क्या है? सो नेचर क्या है? बिहेवियरल अप्रोच है। फर्स्ट बिहेवियरल अप्रोच क्यों? ऑब्वियसली हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो बिहेवियर अप्रोच। अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर मीन्स हाउ अ पर्सन एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इन फ्रंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन।
सो बिहेवियर अप्रोच इसलिए कहा गया है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट। बिहेवियर कैसे? क्योंकि ये बिहेवियर अप्रोच है, क्योंकि बिकॉज इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन एसेट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी का मीन्स है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बनाने के लिए हमने अलग अलग डिफरेंट डिसिप्लिन्स और को इंटीग्रेट किया है। और डिफरेंट डिसिप्लिन कैसे? जैसे हमने सोशल सिस्टम की बात है तो हमने सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है। लाइक ये अलग अलग कैसे कि क्योंकि हमने इसमें अलग अलग डिसिप्लिन को एक साथ इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक चैप्टर लाए हैं। चैप्टर नहीं, एक तरीके से एक पार्ट, एक अलग से डिसिप्लिन हमने लिया है। सो कैसे? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ह्यूमन एसेट परसीव करता है, बिहेव करता है। सबके अलग अलग इथिक्स होते हैं, सबके अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। एक जने के लिए जो चीज़ अच्छी है लाइक वो दूसरे के लिए वो बैड में आ जाती हैं। सो बिहेव कैसे करते हैं, इथिक्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, परसेप्शन क्या है। सो इस तरीके से हमने अलग अलग डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनाया है। सो इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्यों है? बिकॉज इट इज सिस्टमेटिक विजन एज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द वेरिएबल अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। सिस्टम अप्रोच इसलिए है क्योंकि ह्यूमन एसेट जो है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी इंट्रैक्ट करते हैं। सो इट्स अ सिस्टमेटिक विजन एज टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द वेरिएबल अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग। ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन को जो भी अफेक्ट करती हैं सारे फैक्टर्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। दिस इज नोन एज, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सिस्टम अप्रोच। अप्लाइड साइंस क्यों है? बिकॉज इट इज़ नोन एज अप्लाइड साइंस बिकॉज हेयर वी यूज द वेरियस रिसर्चेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। अप्लाइड साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि हम इसमें ह्यूमन बिहेवियर के को कंट्रोल और उसको समझने के लिए अलग अलग थ्योरीज को इस्तेमाल करते हैं या प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है टू प्रिडिक्ट दैट हाउ अ ह्यूमन बिहेव ना टू सी दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और अ प्रॉब्लम। सो अप्लाइड साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि हम इसमें रिसर्च करते हैं कैसे एक किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम कौन सी? जो रिलेटेड होती है ह्यूमन बिहेवियर से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अप्लाइड साइंस। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा कोई ज़रूरत है या कोई नीड क्या है? तो इम्पोर्टेंस क्या है कि पढ़ने का? तो इट हेल्प्स इन नोइंग द इंडिविजुअल बिहेवियर एटीट्यूड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, उसका एटीट्यूड क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके थ्रू हम ये इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ मोटिवेटिंग क्लाइमेट। सो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको जब ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैसे बिहेव करता है किसी भी सिचुएशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको उसका मोटिवेटिंग फैक्टर पता चलता है कि वो एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट हो सकता है किसी पर्टिकुलर वर्क करने के लिए। और इट हेल्प्स इन प्रोडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स इन वर्क एनवायरनमेंट। तो ये आपको हेल्प करता है क्या? प्रिडिक्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में एंड कंट्रोल करने में। टू लाइक किसका कंट्रोल और प्रिडिक्ट करना? ह्यूमन का बिहेवियर, वर्कर्स का बिहेवियर। किसी वर्क एनवायरनमेंट हम कैसे उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग दैट बिहेवियर। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। और ये आपको मदद करता है कि एक एम्प्लॉय का या ह्यूमन एसेट का एटीट्यूड आप इसके थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपको हेल्प करता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस यूज़ कर सकते हो। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, अगर हम ह्यूमन एसेट को इम्पोर्टेंस देंगे, उनके बिहेवियर का अगर हमें पता चल गया तो हम उसके थ्रू एक कोई एक्शन लेंगे कि कैसे वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। सो इस तरीके से ये कुछ सिग्निफिकेंस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया हो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इवोल्यूशन हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।